जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो कि क्लास 12th का है, सेकंड लेसन से संबंधित है। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर ले लिया गया है सेकंड लेसन का। फर्स्ट लेसन का इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो ये ना कि आप 12th में ही आपको देखने को मिल सकता है इसके क्वेश्चंस, आपके 10th में भी देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही कुछ इस तरीके से लिया गया है कि हाँ, दोनों को कवर करते हुए लिया गया है। क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चंस हमारा निम्नलिखित में से किस पादप संरचना में गुणसूत्र आगुणित संख्या है? गुणसूत्र की आगुणित संख्या आप सब जानते हो कि जो इसमें पादप वाला होता है तो n मेल का होता है और 2n फीमेल का होता है, इसीलिए 3n बनता है, त्रिगुणित बनता है। तो लघु बीजाणुधानी, ठीक है, जो लघु बीजाणु होता है हमारा मेल वाला होता है, मेल वाला हमारा मात्र कोशिका, ये मात्र कोशिका में नहीं जाएगा, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, गुरु बीजाणुधानी जो हमारी मात्र कोशिका हो जाएगी वो 2n होती है, और ये आगुणित यानी सिंगल n पूछा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। परागकण मेल युग्मक है, यानी नर युग्मक है। क्या नर युग्मक है? और नर युग्मक पुष्पों में, ठीक है, पुष्पीय पादप में नर युग्मक हमेशा क्या होता है? आगुणित होता है, तो इसीलिए सिंगल यंत्रों से प्रदर्शित करते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन, किस पादप संरचना में गुणसूत्र का आगुणित संख्या है? तो आगुणित संख्या हमारा किसका हो जाएगा? सी फॉर्चून हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परागकण। ठीक है। आवृत वीजियों में बनने वाला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूणपोष, जो प्राथमिक स्टार्टिंग में बनता है, वो केंद्रक किस आगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है? तो हमेशा याद रखिए त्रिगुणित। ठीक है, त्रिगुणित से याद रखिएगा, जो हमारा केंद्रक बनेगा n+n होकर के जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, इसलिए इसे त्रिगुणित कहते हैं। तो सी फॉर चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजियों में मादा युग्मोकोद्भिद को कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें अंडा को काट दीजिए, अब अंडाशय काट दीजिए, ठीक है, बीजांड काट दीजिए, बचा हमारा क्या? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश ये हमारा आवृत बीजी वाला भाग है। जो मादा का भाग होता है, मादा युग्मोद्भिद होता है, वो हमारा भ्रूणकोश होता है, पोष नहीं, कोष। आवृत बीजियों में, जिनमें बीज चोल होता है, जिनमें बीज चोल होता है, और जिनमें बीज चोल नहीं होता है वो अनावृत होते हैं। बीज में बचा हुआ बीजांडकाय कहलाता है। बीज में बचा हुआ जो हमारा बीजांडकाय होता है परिभ्रूणपोष होता है। क्या होता है? परिभ्रूणपोष। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। ये एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन ये नहीं होगा। टेपिटम ये हमारा परागकण, उससे जो अपना पोषण लेता है। भ्रूणपोष ऊपर आप पढ़ के आए हो, किसका भाग है? आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद का है। बीजांडकाय का जो हमारा क्या हो जाएगा? परिभ्रूणपोष हो जाएगा। एक परिपक्व आवृत बीजी भ्रूण कोष होता है, इसका भ्रूण कोष होता है, भ्रूण में जो कोष होता है, तो वो जो भ्रूण कोष होता है कितने केंद्रक वाला? तो हमेशा 8 केंद्रक वाला होता है, और 8 केंद्रक हमेशा 7 कोष की होती है, याद रखिए आवृत बीजी में। तो कहाँ है? 7 केंद्र की काट दो, 7 केंद्र की, 8 केंद्र की, 8 कोष की नहीं होती, बी, ठीक है, 8 केंद्र की है, 7 कोष की होता है। विकसित हो रहे परागकण को अपना पोषण निम्नलिखित में से किस ऊतक से प्राप्त होता है? भैया किस ऊतक से प्राप्त होगा? हमारा टेपिटम। मध्यपरत से नहीं, अंतस्थीसियम नहीं, बाह्य त्वचा नहीं, ठीक है, टेपिटम से हमारा जो हमारा विकसित हो रहे परागकण यानी डेवलप हो रहे, जो उनको एक ऊतक होता है, उस ऊतक से जो प्राप्त होता है पोषण, उसे कहते हैं टेपिटम। द्विनिषेचन में कितने केंद्रक शामिल होते हैं? इसमें हमेशा 5 केंद्रक, 3 और तो 5 केंद्रक हमेशा शामिल होंगे, याद रखिएगा, द्विनिषेचन में हमेशा 5 केंद्रक शामिल होंगे। एक बीजपत्री के बीजपत्र को कहा जाता है, एक बीजपत्री के बीजपत्र को क्या नहीं कहा जाएगा? पहले वो हम काट देते हैं। मूलांकुर कहा नहीं जाएगा, ठीक है, प्रांकुर चोल कहा नहीं जाएगा, प्रांकुर कहा नहीं जाएगा। क्या बचा हमारा? स्कूटेलम ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बीजपत्री जिसमें मतलब एक ही बीज हो, जैसे 2 बीजपत्री होते हैं, जैसे चना मटर हो गया, और एक बीजपत्री
इसमें एक ही बीज हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। स्कूटेलम जिसका नाम है बीजपत्र का। इसके निम्नलिखित में से कौन सी कीट परागित पुष्पों का लक्षण नहीं है? कीट जो कीट परागण करते हैं, कीटों द्वारा परागण होता है, तो कीट आकर्षित होते हैं। अब वो चाहे रात में खिल रहे हो चाहे दिन में खिल रहे हो, दिन में खिल रहे होंगे तो बड़े और रंगहीन होंगे, तो ये तो सही है हमारा, नहीं पूछा है। सुगंधित यानी सुगंध युक्त, रात में खिल रहे हैं तो ये भी हमारा आकर्षक, दिन में खिल रहे हैं, तो मतलब ये तीनों हमारा है। हमारा है कौन सा लक्षण नहीं है, तो नहीं वाला हमें कौन सा ढूंढना है? गंधहीन, यानी कोई सुगंध ना हो। तो डी फॉर डेली हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा क्या हो जाएगा? ये सब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा? नेगेटिव पूछा है। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। वायु से परागित होने वाले पौधों के दो उदाहरण दे। पहला वायु से जो परागित होता है हमारा मक्का होता है, जो एकदम उसी में लेट जाता है, कहते हैं अपनी भाषा में, उसी में लेट जाता है। और एक घास हो गया, दो चीज़ हो गए, मक्का घास, याद रखिएगा। ये कीट द्वारा, जो कीटों द्वारा परागित होते हैं, सूर्यमुखी होता है, अंजीर होता है, ये सब किसके द्वारा? कीट द्वारा परागित होते हैं। ये मतलब इनको कौन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कीट के किसी न किसी अंग से चिपक करके इनके परागकण नरयुग्मक चले जाते हैं और परागित हो जाते हैं। आवृत बीजी पुष्पों के उस स्थान का नाम लिखें जिससे नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। ऐसा पुष्प का स्थान का नाम लिखा है जिसमें नर एवं मादा दोनों युग्मोद्भिद का विकास हो। नर वाला कहाँ होता है, मादा वाला कहाँ होता है? तो नर वाला हमेशा याद रखिए, जो नर वाला होगा मेरे लाल, नर वाला लघु, क्या? लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु, सिर्फ लघु बीजाणु, हाँ लघु बीजाणु धानी। मादा वाला गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी। ये हमेशा यन रहेगा, ये हमेशा टू यन रहेगा, याद रखिए। और दोनों मिलकर के जब निषेचन होता तो हमेशा क्या हो जाता? थ्री यन, यानी त्रिगुणित हो जाता है। तो वही कहा है नर युग्मोद्भिद, नर युग्म, एक मिनट, हाँ क्या है? नर युग्मोद्भिद का विकास परागकण लघु बीजाणु से एवं मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। वही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा, नर वाला गुरु बीजाणु धानी, ठीक है, भ्रूणकोश कह सकते हैं। तो नर वाला हमेशा कहाँ से होगा? लघु से होगा, और गुरु वाला यानी मादा वाला कहाँ से होगा? गुरु बीजाणु धानी से। अब इसे थोड़ा लाइन क्रम में करना है। निम्नलिखित संरचनाओं के उनके निर्मित होने के क्रम के अनुसार लगाए सजाएं, जैसे वो निर्मित होते हैं, जैसे उनका विकास होता है। पहले लघु बीजाणु धानी, इसमें है मात्र है, मात्र कोशिका है, फिर नर युग्मक है, लघु बीजाणु है, चतुष्क है, चतुष्क बीजाणु जन उतक है, परागकण है। तो याद रखिए, सबसे पहले जो क्रम से सबसे पहले कौन सा जन्मेगा? तो सबसे पहले जन्मेगा हमारा बीजाणु जन उतक। उतक में क्या होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी सबसे पहले नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, क्रम में। तो सबसे पहले उगता है उसका देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या उगेगा? सबसे पहले हमारा लघु बीजाणु उतक उगेगा, फर्स्ट नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। और फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका सेकंड नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। और लघु बीजाणु चतुष्क हमारा थर्ड नंबर पे हो जाएगा। फिर बचा क्या? परागकण, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारा क्या बचा? नर केंद्रक यानी नर युग्मक बचा हमारा, ये फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा। तो ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है, लघु बीजाणु जनक उतक, ठीक है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका, फिर लघु बीजाणु चतुष्क हो गया, फिर परागकण हो गया, फिर नर केंद्रक हो गया। परागकण के अंदर ही नर केंद्रक विकसित होता है, सबसे लास्ट में वो विकसित होता है। तो सबसे पहले जो विकसित होगा वैसे लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में रखा गया है। समजाति
समजाति पुष्प परागण क्या है? समजात पुष्पी परागण वह परागण है जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। मतलब समान जाति, जैसे गुड़हल का लगा हुआ है, गुड़हल एक पादप है, पर परागण वाला सिस्टम हो जाता है इसमें। तो मान लीजिए कि ये पादप वाला है, ये पादप है, तो सॉरी, इसमें एक पुष्प है, इसमें आपका एक पुष्प है और एक यहाँ से एक नीचे दूसरा भी पुष्प है। तो याद रखिएगा, एक इसका परागकण, इसका परागकण पहले वाले का परागकण दूसरे वाले के वर्तिकाग्र पर आकर के स्थानांतरित हो गया। अब किसके द्वारा? वायु द्वारा, जल द्वारा, किसी भी माध्यम से हो जाए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये उसी जात का पादप दूसरा लगा हुआ है, यहाँ पे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बस होना चाहिए समजात, समान जात का होना चाहिए, कि अगर ये गुड़हल है तो ये भी गुड़हल होना चाहिए, अगर ये मटर है तो ये भी मटर होना चाहिए, मतलब अलग जाति का नहीं होना चाहिए, वही कहते हैं समान जात। अब उसमें ये वही आप प्रक्रिया कर सकते हैं, परागण, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन हमेशा याद रखिए, ज़्यादातर किसमें होता है? समान जात में ही होता है। स्वयुग्मन क्या है? स्वयुग्मन वह परागण है जिसमें एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से वही पादप बना रहा हूँ, फिर से वही पादप बनाना है और फिर से आपको वही चीज़ समझाना है। अब देखिए, कोई द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें पुंकेसर वाला भाग भी होगा और जायांग वाला भाग भी होगा। तो इसका मैं यहाँ पे एक फूल लेकर, मान लीजिए इसमें एक फूल है, हाँ, एक फूल है यहाँ पे, उस फूल में क्या है? मेल वाला पार्ट भी है, फीमेल वाला पार्ट भी है। तो यहाँ पे मेल वाला पार्ट आपका क्या? परागकण हो गया। परागकण यही पुष्प में, इसी का परागकण इसी पुष्प में आके चला है, क्या हो जाए? वर्तिकाग्र में स्थानांतरित। दूसरे पुष्प में जाने की जरूरत नहीं है, इसी पुष्प जो होना है, सारी क्रिया इसी ही पुष्प में हो जाए तो क्या, उसे क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। सेल्फ से हो गया, यानी दो लिंगी था, इसी का परागकण इसी वाले पुष्प में आकर के क्या हो गया? निषेचित हो गया, तो उसी को कहते हैं स्वयुग्मन। क्वेश्चन है, उन्मील परागणी पुष्पों में परागण की क्या संभावना होती है? उन्मील परागणी पुष्पों में स्वपरागण और परपरागण दोनों घटित हो सकते हैं। जैसे कि हम जो समझाया हूँ अभी पिछले दोनों चीज़ें, वो सब उन्मील परागणी पुष्प होते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ से भी हो सकता है और मतलब स्वपरागण भी खुद हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है। स्वपरागण खुद से कर लेंगे और परपरागण कीटों द्वारा होंगे। वायु परागित पुष्पों के क्या लक्षण है? वायु परागित पुष्पों के लक्षण जो वायु द्वारा परागित होते हैं, पहला क्या है? उस पहला ऑप्शन है कि पुष्प आकार में छोटे होते हैं, जो वायु से द्वारा परागित होते हैं, वो आकर्षक नहीं होते हैं। वो हवा से जब वो परागित हो जाते हैं तो वो आकार में छोटे होंगे और आकर्षक उतने नहीं होंगे। पुष्पों में मरकंद और सुगंध नहीं होते हैं, मतलब उतना अच्छा ना अट्रैक्टिव लगेगा ना उतना सुगंधित लगेगा। परागकण इसके बहुत हल्के होंगे, तभी तो वो हवा द्वारा उड़ सकेगा। सूखे भी होंगे, चिपचिपे नहीं होते, और चिपचिपे रहेंगे तो जहाँ गिर जाएगा वहीं गिर जाएगा, हवा भी इसे कैरी नहीं कर पाएगा। और जब हल्का रहेगा, चिपचिपा नहीं रहेगा, तो हवा कैरी कर ले जाएगा और आसानी से परागकण हो सकते हैं हवा द्वारा। ऐसे पुष्पों के वर्तिकाग्र चिपचिपे और बहुत हल्के होते हैं। ऐसे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी जिसको ट्रैवल करना है वो नहीं हल्का, वो चिपचिपा होगा। चिपचिपा कौन होगा? जहाँ इनकी मंजिल है, मंजिल क्या है? वर्तिकाग्र है, वहीं पे आके ये क्या करेंगे? निषेचन होंगे। तो निषेचन यही होगा, संपन्न होगा, तो इसको चिपचिपा बनना है यानी। और जो चलायमान होता है वो चलायमान को मतलब क्या? चिपचिपा नहीं होना है। चलायमान यानी नर युग्मक चलायमान, तो हमेशा नर युग्मक ही चलायमान यहाँ होता है। नर युग्मक यानी परागकण ही चलायमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवल करता है पर परागकण के माध्यम से, कीटों द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा, किसी भी माध्यम से वो कर सकता है। नेक्स्ट क्या? परागकण अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। भाई छीड़ भी बहुत सारे हो जाते हैं, इसीलिए ये अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होंगे तो कैसे यहाँ पे निषेचन हो पाएगा, यानी परागण हो पाएगा। हम लोगों में निषेचन कहते हैं जंतुओं में, इनमें क्या होते हैं?
परागण कहा जाता है। जैसे इनमें जो हो गया, जो निषेचन वाली प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया, उसी का एक अलग नाम है पॉलिनेशन, परागण। ठीक है। बीज क्या है भैया? बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड बीज कहलाता है, जो परिपक्व होकर, ध्यान से देखिए, बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदल जाता है और अंडा से परिपक्व होकर के फल में बदल जाता है। याद रखिएगा ये 2 लाइन। तो एक परिपक्व निषेचित जो बीजांड होगा वो बीज ही होगा। क्या? बीज ही होगा, क्योंकि परिपक्व हो चुका तभी वो बीज बना है। या लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या? बीज ही होता है। विपुंसन क्या है? किसी पुष्प के दौरान प्रफुष्टन से पूर्व उसके परागकण को हटा दिया जाए। भैया प्रफुष्टन यानी वो उनको जो परागकण का फूट कर छिटक जाना, ठीक है, प्रफुष्टन कहते हैं। यानी जब परागण होगा, ठीक है, तो परागण में जो परागकण होते हैं, जो परागकोश छिटक कर फूट जाता है, मतलब जो परागकोश होता है वो क्या हो जाता है? सूख कर ये वो अपना कवच हटा देता है और वो छिटक जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रफुष्टन। यानी बंद है ऐसे, इसी में बहुत सारे परागकण हैं। और ये सूख करके ये क्या हो जाए? जैसे लाही होता है, सूख जाता है तो क्या, तो उसका जो ऊपर का भाग होता है बहुत आसानी से हवा चला हाथ लग गया तो वो खुल जाता है। ऐसे ये खुलने से पहले, ठीक है, इनके परागकण को ही हटा दिया जाए। परागकण था, इसी को ही हटा दिया जाए। ऐसी प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। यानी मेल वाला पार्ट हमें हटाना है। किसी पुष्प का अगर मेल वाला पार्ट उसके प्रफुष्टन से पहले ही हटा दिया जाए, उसको छिटकने से पहले ही हटा दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। ये प्रक्रिया आप संकरण के माध्यम से करा सकते हैं। अगर कोई द्विलिंगी में आप संकरण करवाना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया उचित है कि एक का आप क्या कर दीजिए, परागकण हटा दीजिए, एक का आप हटा दीजिए, एक का मेल वाला पार्ट हटा दीजिए, मेल वाले पार्ट में आपको यही हटाना रहेगा, और दूसरे का आप फीमेल वाला पार्ट हटा दीजिए। स्त्री के सर्जायांग पुमंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पुष्प के पुंकेसर की संरचना की व्याख्या करें। एक पुष्प के पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एक लंबे डंठल के समान पुतंतु होता है। दूसरा एक चौड़ा द्विपाली परागकोश होता है। 2 चीज मेन है। अब इसके बारे में डीपली थोड़ा सा देख लेते। पुतंतु जो हमारा है, पुतंतु यह एक पतला डंठल है, हाँ, जिसका सिरा पुष्पासन या पुष्प के पंखुड़ी से जुड़ा होता है। जो हमारा पुष्पासन से जुड़ा होगा और पतला डंठल होगा, हाँ, ऐसे ये ऐसे जब जुड़ा है, मतलब यहाँ से जुड़ा यहाँ, ठीक है, ये परागकोश, यहाँ पे जो कोश है वो क्या रहेगा? इसी में परागकण होते हैं। तो ये परागकोश एक सामान्य आवृतबीजी परागकोश, एक सामान्य आवृतबीजी परागकोश द्विपालित एवं द्विकोष्ठकीय होता है। परागकोश के दोनों पाली संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे हम जूम आउट कर दें। जो आप देख रहे हैं ये हमारा पुतंतु है, नीचे वाला हमारा पुतंतु है, और ये क्या है? परागकोश है। और ये परागकोश को थोड़ा जूम करके दिखाया गया है, जो कि उसकी संरचना है, 2 पाली है। चित्र पे ये जो बारीक बारीक कण देख रहे हैं आप, ये क्या है? इसका परागकण है। ये सब क्या है? परागकण है इसी में। और बीच में क्या है? इसके बीच में एक ऊतक है, संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजियों में निषेचन पश्च घटनाओं की सूची बनाए। आवृत बीजी में निषेचन पूर्व घटनाएं जो होती थी, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, आवृत बीजों में निषेचन पश्च घटनाएं निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। निषेचन के बाद क्या होगा? भ्रूणपोष का विकास होगा, भ्रूण का विकास होगा, बीज का विकास होगा, फल का विकास होगा। लास्ट में हमारा यही 2 चीज निकल के आता है,
हाँ, बीज होकर बीज क्या बन जाता है, बीज कैसे, बीजांड से हमारा बीज बन जाता है और फल हमारा अंडाशय से बन जाता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए भैया। यह एक पुष्प के परागण, स्वपरागण के बारे में, यह एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। स्वपरागण उसी पुष्प में चला जाए, अपने ही घर में रह जाए, दूसरे के घर में न जाए, और ये दूसरे के घर में चला जाता है। जैसे कि यह एक पुष्प का परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। अब दूसरे पुष्प पे चला जाए या फिर दूसरे उसी जाति के दूसरे पादप पे चला जाए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि उसी जाति के दूसरे पादप पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, इससे शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न होते हैं। सेम उसी में चला गया तो मतलब उसी का वही सेम परिवर्तन नहीं मिलेगा। इसमें विविधता या युक्त संततियों को उत्पन्न मिलती हैं, इनमें विविधताएं देखने को मिलेंगी। भाई उसके अंदर दूसरा थोड़ा बहुत जीन अलग था, उसके अंदर थोड़ा बहुत जीन अलग था, दोनों में क्या हुआ, थोड़ा सा विविधताएं देखने को मिली। नेक्स्ट क्या है, पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं इसके, और इसके पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, परपरागण हुआ है और ये स्वपरागण हुआ है। ध्यान से, इसी में उसी का ही गुण है और इसी में क्या, इसमें अलग अलग पुष्पों का गुण है, भले उसी जात का है लेकिन दो अलग अलग पुष्प का गुण है। इसमें नई प्रजातियां उत्पन्न नहीं होती, स्वपरागण में और परपरागण में नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। जो हमारे जैसे हमारे जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन जरूरी होती है नई प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए, वैसे पादपों में परपरागण जरूरी है, क्या, थोड़ा सा नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए। एक परिपक्व भ्रूण पोष का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया हूँ। देखिए, व्यांशांत, ठीक है, हमारा ये हो गया। उसके बाद ये जो हमारा दो चीज आप देख रहे हो, ये ध्रुवीय केंद्रक है। एक मिनट, जो अंदर वाला भाग आप देख रहे हो, ये अंदर वाला, ये ध्रुवीय केंद्रक कहाँ गया है, ये अंदर की ओर गया है, ये हमारा ध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा दोनों, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग हमारा देखिएगा, ठीक है, ये केंद्रीय कोशिका होगा। और ये हमारा ये जो आप ऊपर वाला भाग देख रहे हो, ठीक है, ये ऊपर वाले भाग के जो अंदर का ये चीज आप देख रहे हो, ये जो टीका की तरह धरा हुआ है, ये हमारा क्या है, अंड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सहायक कोशिका जो हेल्पर सेल्स होती हैं हमारी, ये हैं, जो कि एक ये हैं और एक ये, ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट, ये आप थोड़ा पंजे की नुमा देख रहे हो आप, पंजा जैसे इंसान का पंजा दिख रहा है पंजे की तरह, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट पहले इसे मिटा दे, ये हमारा तंतुरूप समुच्चय। तो आपको इसमें इतना चीज याद रखना, सहायक कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक और हमारा प्रतिव्यांशांत, तीन चीज आपको याद रखना। क्वेश्चंस क्या है हमारी, बहुभ्रूणता से आप क्या समझ सकते हैं, एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। इसे प्रथम बार इसे संतरे के बीज में देखा गया था। सामान्य रूप से अधिक भ्रूण वाले बीज में सिर्फ एक ही भ्रूण का विकास होता है, बाकी भ्रूण विकास के क्रम में विघटित हो जाते हैं। तो याद रखिए, ठीक है, एक आपको अगर देखने को मिल रहा है, एक बीजांड क्या होता है, बीज में परिवर्तित होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक बीजांड में अगर आपको देखने को मिल रहा है दो या दो से अधिक भ्रूण पाया जा रहा है, जैसे ह्यूमंस में होता नहीं है कि हाँ जुड़वा बच्चे वाला सिस्टम, वैसे इसमें भी होता है। तो एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूण पाया जाना क्या, बहुभ्रूणता कहलाता है। प्रथम बार इसे किस में देखा गया था, संतरे के बीज में देखा गया था। सामान्य रूप से अधिक भ्रूण वाले बीज जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही भ्रूण का विकास होता है, बाकी भ्रूण का विकास का क्रम विघटित हो जाता है। लेकिन किसी में क्या हो जाता है, ये एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि
जुड़वा बच्चे ट्विंस, हम सब में क्या, हम सब में जुड़वा ही तो कहते हैं, वैसे पादप में बहुभ्रूणता कहा जाता है। अनिषेचक क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर एवं मादा युग्मक के भ्रूण का विकास बिना निषेचक के हो जाता है। नर एवं मादा युग्मक का विकास हो गया, बिना निषेचक के हो गया, उसे अनिषेचक जनन कहते हैं। उदाहरण सोलोनेसम निग्रम में आगुड़ित अंडे, जो आगुड़ित अंडे होते हैं से भ्रूण का विकास हो जाता है। उनके आगुड़ित अंडे से ही भ्रूण का विकास हो जाता है एवं उसके पश्चात आगुड़ित पौधे का विकास हो जाता है। ध्यान से देखिए, जो सोलेनेलम फैमिली का जो हमारा निग्रम है, उनमें क्या होता है, आगुड़ित अंडे जो होते हैं उसी से डायरेक्ट इनका भ्रूण का विकास हो जाता है। उसके पश्चात आगुड़ित पौधे का ही विकास हो जाता है। मतलब आगुड़ित सब रहेंगे, ठीक है। और उन्हें कहते हैं अनिषेचक जनन कहते हैं। उनमें नर और मादा का कोई सिस्टम ही नहीं रहता, बिना निषेचन के हो जाता है। ना उसमें कोई मेल का पार्ट चाहिए ना फीमेल का पार्ट चाहिए। अनिषेचक फलन क्या है? 2 उदाहरण दें। निषेचन के बिना फलों के विकास की प्रक्रिया को अनिषेचक फलन कहते हैं। अनिषेचक जनित फल बीज विहीन होते हैं, मतलब इनमें बीज पाया ही नहीं जाता। जैसे आपको केला देखने को मिल जाएगा, अनानास देखने को मिल जाएगा। इनमें क्या बीज रहित होते हैं, बीज विहीन होते हैं, या फिर अगर पाए भी जाएंगे तो बहुत अल्प विकसित मात्रा में होंगे। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? अनिषेचक फलन कहते हैं। और ये सोलेनम फैमिली के सब पादप हैं। एक बीजांड का नामांकन चित्र बनाइए। ऊपर वाला आप देख रहे हैं बीजांड का हाइलम, ऊपर क्या है? हाइलम है। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइलम। ये वाला भाग जो ये निकला हुआ है, जो है उसे मैं रेड से मेंशन करके देता हूँ। ये हमारा हाइलम हो जाएगा। फनिकल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का भाग का फनिकल हो जाएगा। बीजांड द्वार, ये वाला द्वार हमारा बीजांड द्वार हो गया। बीजांड द्वारी सिरा, ये हमारा बीजांड द्वारी सिरा हो गया। बाहरी आवरण, ये हमारा बाहरी आवरण हो गया, ये इसके ऊपर वाला। अंतः आवरण, इसके अंदर का ये वाला ये आवरण हो गया। बीजांडकाय, ये हमारा बीजांडकाय हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा भ्रूण कोश, ये हमारा जो बीजांड का इसके ऊपर वाला था, और ये हमारा जो अंदर वाला इस तरीके से अंडे के आकार का भ्रूण कोश है। और नीचे के निभागीय सिरा हो गया हमारा नीचे वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीज प्रसुप्ति क्या है? बीज प्रसुप्ति अवस्था को क्यों प्रवेश कर में बीज प्रसुप्ति अवस्था में क्यों प्रवेश करते हैं? क्वेश्चंस, हाँ, बहुत सारे बीज अंकुरण से पूर्व निष्क्रियता के काल में प्रवेश करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निष्क्रियता के इस काल को जब बीज की रासायनिक प्रक्रियाएं बहुत धीमी हो जाती हैं तो उसे बीज प्रसुप्ति कहते हैं। मतलब हाँ, उसके जो रासायनिक प्रक्रियाएं सारी चीज़ें उनमें जो घटित होने वाली हैं वो क्या सारी प्रक्रियाएं धीमी हो जाएं और निषेचन से पूर्व, ठीक है, बहुत सारे बीज अंकुरण से पूर्व निष्क्रिय होने के कागार पे पहुंच जाएं कि हाँ इनको अंकुरण होना है। तो बीज का काम क्या है? अंकुरण ही होना है। लेकिन अंकुरण होने से पहले ही वो मतलब बीज निष्क्रिय होने के कागार, और वो कब होंगे? जब मतलब उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगी, प्रक्रियाएं धीमी हो जाएंगी, उसी को कहते हैं बीज प्रसुप्त अवस्था। बीज के प्रसुप्ति अवस्था में प्रवेश करने का यह कारण है कि जब तक यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते तब तक स्वयं को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षित रखते हैं। यानी इनको अनुकूल वातावरण ही चाहिए जब तक ये विकसित नहीं हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब एकदम से ठीक ठाक थोड़ा सा जो नवजात शिशु होता है, थोड़ा सा उसकी हड्डियाँ थोड़ा बहुत लचीली, पहले तो लचीली रहे, थोड़ा बहुत स्ट्रांग होती, तब जाके उसे आराम से उठाया जा सकता है बढ़िया से। हाँ, नहीं छोटा बच्चा होता तो कितना नाजुक होता है, उसे बहुत जल्दी ठंडी भी लग जाती है। तो ऐसे हमारी बीज प्रसुप्त अवस्था है, उसमें प्रवेश करने का यह कारण है कि जब तक यह पूर्ण विकसित हो नहीं जाते, जब तक इनको उल्टी परिस्थिति नहीं मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ परिस्थिति नहीं मिलनी चाहिए, इनको अनुकूल परिस्थिति ही मिलनी चाहिए। आभासी फल क्या है? आभासी फल वैसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से भी सम्मिलित होता है। अंडाशय से तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुष्प के और भाग भी उसमें और भाग भी काम करें कि हाँ पुष्प के फल का निर्माण करने में आभासी फल के।
सभी संयुक्त फल, सॉरी यहाँ पे फल होना चाहिए, सभी संयुक्त फल हमारे क्या हो जाएंगे, आभासी फल होते हैं, क्योंकि इनकी फल भित्ति में पुष्पासन के सभी भाग सम्मिलित होते हैं। पुष्पासन के सभी भाग सम्मिलित होंगे, क्या सेब हो जाएंगे, अनानास हो जाएंगे, नाशपाती हो जाएंगे, हमारा स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या हो जाएंगे, आभासी फल हैं। ठीक है, ये हमारी देखो बहुत से में अंडा से भाग लेता है, ठीक है, लेकिन अंडा से अकेला जिसमें भाग लेगा, ठीक है, वो हमारा आभासी फल नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आभासी फल अंडा से भाग ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ पुष्प के और भाग भी भाग ले सकते हैं। जैसे कि पुष्प के साथ साथ अन्य भाग हो गए कि दलपुंज भी काम आ गया उनमें, ठीक है, बाह्य दलपुंज भी काम आ गया। तो मतलब सारी मिलकर के उस फल का निर्माण कर रहे हैं। जब सारी मिलकर के उस फल का निर्माण कर रहे हैं, केवल अंडा से नहीं कर रहा है, तो वो हमारे आभासी फल हो जाएंगे। ये हमारा सेब, अनानास और नाशपाती, ठीक है, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी इत्यादि, ये हमारा क्या हो जाएंगे, आभासी फल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, ये चीज़ बॉटनी है, ठीक है, जोलॉजी थोड़ा उतना आसान हो जाता है, लेकिन बॉटनी जिन्होंने बॉटनी पे उतना फोकस नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा बॉटनी, क्योंकि ये आवृत बीजी, अनावृत बीजी, फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर अनावृत बीजी देखने को मिलता था, यहाँ पे आवृत बीजी देखने को मिलता है। मतलब दोनों थोड़ा एक कम मतलब बराबर ही है देखा जाए तो, लेकिन इंटर में आपको ज़्यादातर आवृत बीजी ही मिलता है। तो आवृत बीजी को पहचान वही है जिनमें बीज चोल होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट कीजिएगा। आपका अगर जिससे रिलेट होगा, ठीक है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करें। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।